प्रॉब्लम accumulated प्रॉब्लम है ओवर द ईयर्स डेकेड्स। और इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ख़ास तौर पे सच्चर कमेटी 2005 में आई थी और उसने मुसलमानों के सिटीजनशिप के सवाल को सिक्योरिटी से ऊपर उठकर एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़, उनको डेवलपमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, इन सब के सवाल को उसने उठाया था। लेकिन ख़ास तौर पे 2014 के बाद जो डिस्कोर्स चला 2014 तक वो सिटीजनशिप का डिस्कोर्स था। लेकिन 2014 के बाद एक खास डिस्कोर्स, खासकर सिक्योरिटी का डिस्कोर्स वापस आ गया है, परसिक्यूशन का डिस्कोर्स वापस आ गया है। अब हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुसलमानों के कुछ हक भी हैं, कुछ बेसिक जो सिटीजनशिप के हक हैं वो भी उनकी भी बात होनी चाहिए। तो एक बड़ा एजेंडा इस रिपोर्ट को लाने का ये भी है कि उस डिस्कोर्स को कहीं ना कहीं वापस लाया जाए जो सिटीजनशिप की बात करता है। सिर्फ परसिक्यूशन तक ना हम ना रुके, हम उस पर भी बात करें, लेकिन उससे आगे बढ़े। इसको रखते हुए फिर अब जामिया, जिसमें हमने खास तौर पे 2 वार्ड की बात की है, अबुल फजल एनक्लेव और जाकिर नगर, इन 2 वार्ड्स की बात जब हम करते हैं तो ओवरऑल एक जामिया नगर का एक हिस्ट्री सामने आता है कि कैसे जामिया नगर एक मुस्लिम घेटो के तौर पे, क्योंकि एक घेटो जब हम बात करते हैं तो घेटो बिकम्स ए वेरी बिग एंटिटी। उसमें क्या होता है कि मुसलमान खास तौर पे ये एक ऐसा एरिया था जो जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास खड़ा हुआ, जिसमें मुसलमान आने शुरू हुए, रहने लगे। तो पहला कॉन्फिडेंस जो था कि मुसलमान यहाँ क्यों आके रहने लगे, वो इसलिए क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पे थी। लेकिन बड़ा एक जो उलटफेर होता है वो होता है 92 के कम्युनल बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद। और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन के साथ साथ हम देखते हैं कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी जिसका एजेंडा इस तरह का है, एंटी मुस्लिम है, उसका भी उभार होता है। और इन दोनों के साथ मुसलमान पूरे देश में इनसिक्योर फील करने लगता है, कम्युनल वायलेंस होता है पूरे देश में, और मुसलमान पूरे दिल्ली से खास तौर पे सिक्योरिटी की वजह से इस इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस इलाके में एक इन्फ्लक्स होता है। जैसे हम फील्ड पे जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्हें बताया कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का रेट 92 से पहले बहुत कम होता था, 100-150 रुपया। जैसे ही कम्युनल वायलेंस हुआ, और ये हर कम्युनल वायलेंस के बाद होता है, 1992 का इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे 1500 से 2000 रुपये रेट प्रॉपर्टी के हो गए, अचानक से बढ़ गए। तो एक तरह से उछाला, क्यों? क्योंकि यहाँ मुसलमान सिक्योरिटी ढूंढने के लिए इस एरिया में आए और उसको एक कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि यहाँ पे जमात इस्लामी है, अहले हदीस के सेंटर्स भी यहाँ स्टैब्लिश थे। तो मुसलमानों को लगा कि ये एक सेफ एरिया है जहाँ पे जाके रहा जा सकता है। दूसरी बड़ी मूवमेंट थी जिसने इस इन्फ्लक्स को, जो मुसलमान इधर आके रहने लगे इस सेफ्टी के रीजन से, 2002 का कम्युनल वायलेंस। और उसमें पता चला कि एहसान जाफरी नाम के एक शख्स थे जो बहुत अपर क्लास मुसलमान थे और बड़े नेता भी थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। उनका जब उनको बुरी तरह से एक भीड़ ने मारा तो एक अपर मिडिल क्लास जो मुसलमान सेक्शन था उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी हुई। उनको भी लगा कि हम भी सेफ नहीं है। जो आज तक अपनी आइडेंटिटी को फील नहीं कर रहा था, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम पे कम डिस्क्रिमिनेट हो रहा था, उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी खतरा है। तो आप देखेंगे कि इस इलाके में खास तौर पे हर तरह के मुसलमान, हर क्लास के, हर तबके के मुसलमान आपको मिल जाएंगे। हर न सिर्फ तबके के, हर प्रोफेशन के मुसलमान मिल जाएंगे। वकील मिलेंगे, इनफैक्ट टीचर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, जर्नलिस्ट मिल जाएंगे, तो और लेबर क्लास भी आपको मिलेगा। तो ये दूसरा बड़ा जो इन्फ्लक्स मुसलमानों का इस इलाके में हुआ वो 2002 के बाद हुआ। तीसरा जो इन्फ्लक्स हम देख रहे हैं वो अभी ऑन गोइंग है और वो शुरू होता है 2020 के दिल्ली दंगे, नॉर्थ ईस्ट का जो दिल्ली दंगा था उसके बाद आपने देखा होगा कि नोएडा और इस आसपास के इलाकों में जहां मुसलमान छोटे छोटे या 1-2 घर थे या माइनॉरिटीज़ में थे, वहाँ उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई कि उनको अनसेफ फील होने लगा। तो मेनली इस घेटो के बनने का सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया उसका इनसिक्योरिटी, आपको फिजिकल इनसिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की इनसिक्योरिटी और
कल्चरल इनसिक्योरिटी, ये बड़े रीजंस थे जिनकी वजह से हमारी रिपोर्ट में लगा कि एक मुस्लिम गैटो के तौर पे ये निकल के आया। अब पॉपुलेशन यहाँ की कैसे इंक्रीज हुई? 2011 के सेंसस में पूरी दिल्ली में लगभग 1,68,00,000 के आसपास पॉपुलेशन थी और मुसलमान उसमें से लगभग 12% थे। इस इलाके में कोई सेंसस तो हुआ नहीं है उसके बाद, 2011 के बाद। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है वो पूरे दिल्ली की अब कोई 22 लाख के ऊपर है, 22 से 24 लाख, और इस इलाके में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है। उसमें जो वोटर्स हैं, वोटर्स की संख्या जो पिछले चुनाव में 3,20,000 के आसपास थी, और उसी से एस्टिमेट लगाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वोटर्स नहीं होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं इस इलाके में, तो पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। जो लोग रजिस्टर्ड वोटर हो सकता है यूपी के हो, किसी दूसरे स्टेट के हो, लेकिन वो रहते यहाँ हैं। सबसे बड़ा हमने जो पाया इस पूरी रिपोर्ट में कि सबसे बड़ा जो इस इलाके के पिछड़ेपन का कारण है, और इस इलाके में जो प्रॉब्लम्स हैं सिविक कम्युनिटीज़ की, वो है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और सिविक कम्युनिटीज़ उनको कैटर करने के लिए कम है। यहाँ की पॉपुलेशन इन 2 वार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ के वोटर्स 90,000, 85,000, जो दिल्ली में टोटल 250 वार्ड्स हैं, उसमें हाईएस्ट जो 5 वार्ड्स हैं उसके अंदर ये आते हैं। 5 वार्ड दिल्ली के जो हाईएस्ट वार्ड, जिनकी वोटर्स हाईएस्ट नंबर है, उसमें ये दोनों वार्ड आते हैं। और जो एक लीगल जो एक लिमिट तय की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें तय की गई है कि आप एक वार्ड के अंदर 70,000 के से ज़्यादा, 72,000 का एस्टिमेट है, उससे ज़्यादा, और 59,000 से कम वोट आधे वोटर्स हैं। और इलाके के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से 1/3 हिस्सा भी इस इलाके के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये इलाका, ये एक मुस्लिम गैटो तो बन गया। इसके बाद प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है। पूरी दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं, उसमें से ये पूरा इलाका जामिया नगर, जिसको हम कह रहे हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के अंदर आता है। और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं कराई गई है आज तक। ये हमारी जो आज की सीएम है दिल्ली की, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थी कि इन इलाकों में बिजली पानी, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी दूसरी जो सड़कें और सीवरेज है, ये इनकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं हो पाती या प्रोवाइड नहीं करा पाते, फंडिंग नहीं है। तो ये सारी सबकी प्रॉब्लम एक बेसिक कारण अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होने की वजह से। दूसरा बड़ा कारण जो हमें समझ में आया कि यहाँ पे ये एक एग्रीकल्चरल लैंड थी और बहुत सारा हिस्सा इस ज़मीन का ये यूपी जल बोर्ड और कृषि बोर्ड के अंदर आता है और कुछ दिल्ली के अंदर आता है। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट उभर के आता है दिल्ली और यूपी के अंदर कि अगर सड़कें बनानी होगी तो वो सड़कें बनाने के लिए आपको यूपी जल बोर्ड और लैंड बोर्ड का परमिशन लेना पड़ेगा। अब उसमें इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार जो दिल्ली सरकार है वो फंडिंग भी दे देती है कि आप सड़क बना लीजिए, लेकिन वहाँ पे पुलिस FIR हो जाती है, पुलिस आ जाती है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और वो काम को रोक दिया जाता है। अब मैं सैयदा आपा को गुजारिश करना चाहूँगी कि वो हमारे बीच में आए और रिपोर्ट के बारे में। आपने बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ साजिद को और बनजोत्सना को। इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है, इतनी मौजू रिपोर्ट लिखी है, और जैसे प्रशांत साहब ने कहा किस मेहनत से एंड आप लोगों के ज़रिए से इट हैज़ टू गो वेरी फार। जो बातें साजिद ने बताई और बनजोत्सना ने बताई, पूरी रिपोर्ट का आपको एसेंस आपके सामने पेश किया। मैं आपको ज़रा सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ क्योंकि ये घर बना है 1969 में।
हमारा खानदान उससे पहले लुटियंस दिल्ली में रहते थे, मगर जब से हम यहाँ हैं और मैंने जो देखा, जिसके बारे में प्रशांत ने बताया कि एक मिला जुला समाज था, और इसी का ख्वाब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देखा। जब उन्होंने जामिया एस्टेब्लिश किया तो उन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट से किया कि वहाँ हर मजहब का हिंदुस्तानी आके पढ़ाए, कोई केरल से, कोई कर्नाटक से, कोई गुजरात से। उस जमाने में जब 1920 में जब जामिया एस्टेब्लिश, डॉक्टर आबिद हुसैन जो कि एक बहुत अजीम स्कॉलर थे, तो इन तीनों ने जर्मनी में ये ख्वाब देखा और वहाँ वो हकीम अजमल खां से मिले और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से मिले, और उन्होंने ये ख्वाब देखा कि एक एक्लेक्टिक समाज बनेगा, ये एक एक्लेक्टिक इंस्टीट्यूशन होगा। और जैसे कि इस रिपोर्ट में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि जो 3-4 बहुत भयानक इंसिडेंट्स हुए और उसके भी हम चश्मदीद गवाह हैं। आप लोग बहुत कम उम्र हैं, शायद आपने बाबरी ना देखा हो, गुजरात 2002 का आपको तजुर्बा ना हो, और खैर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का तो सबको तजुर्बा है। तो उसके बाद जो लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं, हमने हमारी आंखों के सामने ये सारी बस्तियां बस गई हैं, और जो जाकिर नगर और अबुल फजल एनक्लेव पे इन्होंने कंसंट्रेट किया है, मगर 25 बस्तियां यहाँ ऐसी हैं कि जो उसके बारे में एक ऐसी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। मगर ये रिपोर्ट एक पैराडाइम है। दिस इज अ पैराडाइम इन विच एक्सप्लेन्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गेटोआइजेशन। और प्रशांत ने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई है कि गेटोआइजेशन जो है इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये सियासी चीज है, और आप देखते हैं चारों तरफ जो सियासत है इस वक्त। और ये बात भी है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मगर उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि एक तरह से लोगों को कैटेगराइज करके और उनको एक तरह से उनको सेग्रीगेट करना इसमें बहुत जरूरी है। आखिर में इन्होंने जो साजिद ने कहा, स्टेट सर्विलेंस एंड कोअर्सिव एपरेटस, यानी जो यहाँ पुलिस की चौकियाँ और पुलिस के भरमार है, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चाहे तालीम नहीं है, चाहे सेहत नहीं है, चाहे गंदगी है, बंजोत्सना ने कहा जिस तरह से नाले हैं, गंदगी के अंबार हैं और फैसिलिटीज नहीं है, मगर पुलिस एपरेटस और स्टेट सर्वेलेंस और कोवर्सिव एपरेटस की कोई कमी नहीं है। तो यही, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने जो हमारे ज़माने में लिखी गई थी जब हम प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने सारी बात को खोल के रख दिया था। तो वो ख्वाब जो कि इस जामिया के फिलोसोफर्स थे, जाकिर हुसैन, प्रोफेसर मुजीब और आबिद हुसैन ने जो देखा, और उसके बाद इस तरह का गेटोआइजेशन पॉलिटिकल ही उसकी बुनियाद है। और मैं ये समझती हूँ कि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ स्पेक्ट को और इन दोनों स्कॉलर्स को जिन्होंने इस मेहनत से जाके और देखा कि क्लिनिक्स कैसे फंक्शन कर रही हैं, स्कूल्स में क्या हालत है, कौन करता है ये। हम देखते तो हैं, मगर हम कितना जाते हैं और कितना इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मुझे ये लगा कि इन लोगों ने वाकई एक जेन्युइन मेहनत की है और हम इसको एक पैराडाइम बनाएं। और आपके जरिए से जाहिर है इस वक्त इलेक्शन के बहुत डंके पीट रहे हैं पूरी दिल्ली में, और इन्होंने कैटेगराइज बताया है कि किस तरह से कितनी पॉपुलेशन है, कितनी फैसिलिटीज हैं, ये सब बातें साजिद ने और बंजोत्सना ने बताई हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस बात को आगे लेके जाएं और ऐसे ग्रुप्स जैसे कि स्पेक्ट है, ऐसे ग्रुप्स
अब तो खैर बहुत ही देर हो गई, मगर ये टाइमली रिपोर्ट है, बाद में भी इस पे काम किया जा सकता है। जैसे प्रशांत ने कहा कि उन वसुंधरा की उन्होंने बात बताई कि उनका छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ स्विमिंग पूल भी है और हर किस्म की फैसिलिटी है। तो ये डिलिबरेटली ये किया गया है और हम लोग जो हैं हम इसी माहौल में हम सांस ले रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो आंखें खुल गई हैं, क्योंकि आई हैव लिव्ड हियर फॉर सो मेनी इयर्स बट आई नेवर रियलाइज कि जिस तरह से बारीकी से इन्होंने बात की है। तो बस इसी बात को मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और आप सवालों जवाब करिए इनसे, बिकॉज दीज आर टू पीपल हु हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया।